आदरणीय अभिभावक और प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर जीआईएस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं राजेंद्र प्रसाद। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी जो अपनी व्याकरण पुस्तक है उसका प्रथम पाठ है भाषा और व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, भाषा और व्याकरण, आपको पता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति है, ये जो भाषा शब्द है इसकी भाषा शब्द की उत्पत्ति होती है भाष धातु से। भाष धातु से क्या बना है? ये भाषा शब्द बना है। भाषा का अर्थ होता है अपने विचारों को या प्रकट करना जिसके माध्यम से, अर्थात वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है, वह साधन ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि हमारे मुख से जो सार्थक ध्वनियाँ निकलती हैं, अर्थात जो हम बोलते हैं उनके द्वारा कोई न कोई एक क्या निकलती है? एक सार्थक ध्वनि निकलती है। क्या निकलती है? सार्थक ध्वनि। और वो ध्वनि क्या करती है? एक शब्द का निर्माण करती है, शब्द का निर्माण करती है। ठीक है। अब ये शब्द क्या करते हैं? किसी एक वाक्य का निर्माण करते हैं, वाक्य का निर्माण। अर्थात जब हम कोई ध्वनि बोलते हैं, ठीक है, तो जो ध्वनि निकलती हमारे मुख से वो एक शब्द का निर्माण करती है, और शब्दों से बाद में क्या होता है? एक वाक्य का निर्माण होता है। और जिसके द्वारा हम अपनी बातचीत है वो क्या करते हैं? वाक्यों के द्वारा हम अपनी बातचीत है वो दूसरे के सामने क्या करते हैं? प्रकट करते हैं, और दूसरे की बात को हम क्या करते हैं? समझते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि भाषा एक ऐसा साधन है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? अपने विचारों को क्या करते हैं? एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। तो प्रकट करने का जो माध्यम या जो आदान प्रदान का जो माध्यम है, हमारे विचारों का, हमारे या भावों का जो आदान प्रदान करने का जो साधन होता है वो क्या होता है? भाषा होता है। इसलिए भाषा को सामाजिक व्यवहार का एक माध्यम बताया गया है। आगे बात करते हैं कि जिस साधन, तो मैंने बता दिया कि वह एक मात्र क्या है? ये एक साधन होता है जिसके द्वारा व्यक्ति जो आपस में बातचीत करते हैं, पढ़ करके या लिख करके, तो बाद में वो क्या आता है? एक भाषा का रूप बनता जाता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे आगे कि भाषा के जो रूप हैं कितने होते हैं। जैसा कि आप सबको पता है प्यारे बच्चों कि भाषा के व्याकरण के दृष्टि से या व्याकरण के नियमों के अनुसार हम ये कह सकते हैं, या जिसके अंदर व्याकरण के अंदर मान्यता दी गई है, तो भाषा के दो रूप हैं। कितने रूप हैं? भाषा के रूप। तो भाषा के रूप मुख्य रूप से दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। पहला होता है मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, और दूसरी होती है लिखित भाषा। देखिए प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि जब हम आपस में कोई बातचीत करते हैं या विचार विमर्श करते हैं या परस्पर बातचीत करते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से या एक बच्चा दूसरे बच्चे से या कोई एक औरत है वो दूसरी औरत से अगर अपने विचार जो प्रकट करता है या वार्तालाप जो करता है, वो जो माध्यम होता है भाषा का, वो क्या होता है? मौखिक भाषा का माध्यम होता है। अर्थात बातचीत करना आपस में, एक बालिका दूसरी बालिका से अगर बातचीत करती है तो वो किसके माध्यम से करती है? वो करती है अपनी मौखिक भाषा के माध्यम से। तो इसका मतलब एक भाषा कौन सी होगी? मौखिक भाषा। अर्थात व्यक्ति
जो आपस में परस्पर जो बातचीत करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। अब दूसरा जो रूप आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा के अंदर हम देखते हैं, जैसे मान लो पुस्तक है, वो क्या है, लिखी हुई है, ठीक है। अब पुस्तक लिखी हुई है तो इसका मतलब भाषा का कौन सा रूप है, ये लिखित रूप है, ठीक है। दूसरी है, जैसे कोई पत्र लिखा हुआ है, पत्र लिखा हुआ है, कहानी लिखी हुई है, ठीक है। फिर कोई उपन्यास लिखा हुआ, उपन्यास लिखा हुआ है, कोई नाटक लिखा हुआ है, कोई लेख लिखा हुआ है आदि, या जो समाचार पत्र है, ये सब के सब जो अभी मैंने उदाहरण दिए हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, लिखित भाषा के रूप होते हैं। अर्थात समाचार पत्र को हम क्या कहेंगे, लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। वो नाटक है लिखा हुआ है, लेख निबंध है कोई लिखा हुआ है, पुस्तक है वो लिखी हुई है, लेटर है वो लिखा हुआ है, कहानी है वो लिखी हुई है। तो इस प्रकार से ये सारे जो रूप होते हैं वो लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लिखित भाषा जो रूप है या लिखित भाषा का जो रूप है वो क्या होता है, स्थायी रूप होता है। ये कौन सा रूप होता है, ये एक स्थायी रूप होता है। अर्थात स्थायी रूप इसलिए कह सकते हैं कि आज हम लिखे हुए को अगर आज पढ़ें या 10 वर्ष बाद में पढ़ें सेम ही रहेगा। अर्थात वो वैसा का वैसा ही रहेगा जैसा आज हम प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, और 10 साल पहले पढ़ा हो चाहे 10 साल बाद में पढ़ेंगे, दोनों का रूप है वो सेम ही रहेगा। अर्थात उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्थायी रूप कहते हैं। कौन से रूप को, लिखित रूप को। अब कई बार आपने देखा होगा, जैसे हम शहर में जाते हैं, बड़े बड़े सिटीज़ में जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, ट्रैफिक पुलिस होती है, वो चौराहे पर खड़ी होती है। अर्थात जो चौराहे पर जो सिपाही खड़ा होता है ट्रैफिक वाला, वो हमेशा आपने देखा होगा कि वो इशारों में क्या या संकेतों के अंदर है ना, वो अपनी बातचीत या अपने भाव या विचार वो प्रकट करता है। तो उस रूप को हम क्या कहते हैं, वो होता है सांकेतिक रूप, सांकेतिक भाषा, ठीक है। लेकिन सांकेतिक भाषा के अंदर हम अपने विचारों को पूर्णतया प्रकट नहीं कर सकते। अर्थात ये कह सकते हैं कि मैं जैसे मान लो है ना, कोई विचार को अपने संकेतों के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ आपको, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि जैसा मैं कहना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, वैसा ही आप भी समझ सकें। अर्थात इम्पॉसिबल है ये, क्योंकि हो सकता है मेरे समझाने में और आपके समझने में दोनों में फ़र्क आ जाए। तो इसलिए व्याकरण के अंतर्गत इस सांकेतिक जो भाषा का रूप है उसको मान्यता नहीं दी गई है। इसलिए प्यारे बच्चों, वैसे व्याकरण की दृष्टि से देखें तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा ही भाषा के दो रूप माने गए हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें या विज्ञान के ऊपर खरा प्रयोग के द्वारा अगर सिद्ध किया जाए और उसमें बिल्कुल शुद्ध आए या जिसके रिजल्ट है ना वो बिल्कुल अच्छे आए, तो वो दोनों यही हैं, एक तो है मौखिक भाषा और एक है लिखित भाषा। मौखिक भाषा के अंतर्गत दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी बातों को समझा भी सकते हैं और दूसरे की बात को समझ भी सकते हैं। लिखित भाषा के अंदर कोई भी चीज़ है वो लिख करके हम दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया कि जिस साधन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को बोल करके, लिख करके, पढ़ करके जो प्रकट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, भाषा के मुख्य रूप से दो ही होते हैं। कुछ मतलब हमारी जो 8th क्लास की बुक है उसके अंदर ये बताया गया है कि भाषा का एक रूप और भी होता है जिसका नाम होता है सांकेतिक भाषा। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, वो अपनी माँ को कोई भी चीज़ मांगता है तो वो बेचारा बोल नहीं सकता, तो इस वजह से वो क्या करता है, अपनी बात को संकेतों के माध्यम से ही समझाता है।
दूसरा मैंने उदाहरण दिया कि ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, सिपाही होता है, वो भी हमेशा क्या करता है, अगर वहाँ पर क्यों आपको पता ही है कि मतलब व्हीकल गाड़ियों की इतनी मतलब है ना आवाज़ होती है, शोर होती है, अगर वो चिल्ला चिल्ला करके किसी की बात को कहेगा तो कोई सुन ही नहीं पाएगा, इसलिए वो क्या करता है, संकेतों के माध्यम से आने और जाने के लिए संकेत करता है। तीसरा एक उदाहरण और भी ले सकते हैं, जो मूक और बधिर, मूक बधिर का मतलब होता है गूंगे और बहरे जो व्यक्ति होते हैं। आपने देखा होगा हमारे समाज के अंदर कि गूंगे और बहरे जो लोग होते हैं उनको ना तो सुनाई देता है ना वो बोलने में समर्थ होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी बात को वो भी संकेतों के माध्यम से ही समझाते हैं। लेकिन उनकी बातों को हर एक आदमी समझ जाए ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए व्याकरण की दृष्टि से अगर हम बात सही रूप से देखें तो भाषा के दो ही रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। इसलिए भाषा के इस रूप को महत्व नहीं दिया गया है, किसमें, व्याकरण में। तो ये था हमारा भाषा के रूपों के बारे में। अब बात करेंगे हम आगे कि संसार के अंदर कौन कौन सी भाषाएं हैं। फिर बात करेंगे हम हमारे भारत देश के अंदर तो संसार के अंदर कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो पहले उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक या पॉइंट रहेगा वो होगा संसार की भाषाएं। देखिए प्यारे बच्चों, संसार की भाषाएं हमें पता है कि भाषा मनुष्य के भावों और विचारों को क्या करती है, अभिव्यक्त करने का एक माध्यम होता है। तो उसके द्वारा संसार में अनेक भाषाएं हैं, प्रचलित हैं, वहाँ पर पढ़ी भी जाती हैं और लिखी भी जाती हैं और समझी भी जाती हैं। तो अगर हम जैसे मान लो चाइना के अंदर गए तो वहाँ कौन सी भाषा होगी, चीनी भाषा होगी, ठीक है। फिर हम दूसरे देश गए तो जैसे मान लो अंग्रेजी है, ठीक है, स्पेनिश है, ठीक है, और फिर जैसे मान लो फ्रांस गए तो फ्रांसी है, फ्रांस, ठीक है, फ्रेंच जिसको हम ये भी कह सकते हैं, फ्रेंच भाषा भी कह सकते हैं, ठीक है, फ्रेंच भाषा कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, स्पेनिश है और संस्कृत भी है और जापानी है, उर्दू है, फारसी है और अरबी है। तो इसका मतलब ये सारी जो भाषाएं हैं वो क्या हैं, संसार की भाषाएं हैं। अब हम बात करेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अगर हम भारत के अंदर भी घूमते हैं या भारत के अंदर भी जाते हैं तो आप देखेंगे कि हर क्षेत्र के अंदर है ना अलग अलग ना क्षेत्र वाइज भी क्या हो गई, भाषाएं हो गई। जैसे राजस्थान में रहेंगे तो राजस्थानी भाषा बोलेंगे, यूपी में जाएंगे तो वहाँ पर दूसरी भाषा बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हो गया ये, अब यूपी के अंदर, दिल्ली के अंदर ये क्या है, एक हिंदी भाषा क्षेत्र आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अलग अलग क्षेत्र वाइज क्या होता है, वो भाषाएं होती हैं। तो हिंदी अगर हम बात करें, हिंदी भारत के अंदर तो सबसे ज़्यादा समझने वाली और बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। तो संपर्क की भाषा भी कह सकते हैं। अगर आपको पूरे विश्व के अंदर अगर आपको घूमना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको विश्व की संपर्क भाषा है अंग्रेजी, और हिंदी कहाँ की है, भारत की संपर्क भाषा है। अगर विश्व के अंदर आपको किसी भी देश में जाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अंग्रेजी आनी बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, बात रही हमारे भारत की, तो भारत के अंदर आपको पता ही है प्यारे बच्चों, जो भाषाएं आप जानते ही हैं कि भारत के अंदर अगर एक व्यक्ति हिंदी पढ़ना, लिखना और समझना जानता है तो वो आदमी भारत के किसी भी कोने में जा कर के अपना आचार व्यवहार कर सकता है, कोई भी धंधा कर सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है। तो उसके लिए
भारत की एक संपर्क भाषा के रूप में हम बात करेंगे तो वो क्या है, हिंदी, और विश्व की अगर संपर्क भाषा की बात करेंगे तो वो क्या है, अंग्रेजी। तो इस प्रकार से हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, जापानी है, अरबी है, फारसी है, रूसी है, जर्मन है, आदि ये जो लैंग्वेज हैं वो सारी क्या हैं, संसार की भाषाएं हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि संसार की जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे कि उपभाषा की। उपभाषा क्या होती है? देखिए प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि उपभाषा क्या होती है। उपभाषा अर्थात एक तरह से बोली होती है। अब पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, बोली के बारे में, क्योंकि जब बच्चा बोली के बारे में समझ जाएगा तो बाद में उपभाषा के बारे में वो समझ जाएगा। तो इसलिए हम फर्स्ट बोली से समझते हैं। हमने पढ़ा कि भाषा क्या है, ठीक है। भाषा एक माध्यम है अपने आचार विचारों को प्रदान करने का, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बोल करके, लिख करके, पढ़ करके अपने विचारों को प्रकट करते हैं दूसरे के सामने। इसका मतलब है भाषा का अर्थ हो गया अपने विचारों को प्रकट करना, वो साधन है, ठीक है। अब बोली क्या है? देखो, सीमित क्षेत्र में अर्थात एक छोटा क्षेत्र होता है, छोटा क्षेत्र, सीमित क्षेत्र में जो बोली जाने वाले, जो सीमित क्षेत्र में जो स्थानीय भाषा अर्थात स्थान के अनुसार अगर कोई भाषा है और वो बोली जाती है, वो क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। जैसे मान लो हम ये कह सकते हैं कि गुजरात का कोई व्यक्ति है, अब गुजरात के अंदर आपको पता है कि गुजरात का रहने वाला है, वो अपने परिवार के साथ में रहता है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलेंगे? गुजराती बोलेंगे, ठीक है। अब ये तो क्या हो गई? भाषा हो गई, ठीक है। लेकिन अब बोली क्या है? अब जैसे मान लो कोई बिहार के अंदर रह रहा है या राजस्थान में रह रहा है या कहीं और क्षेत्र में रह रहा है, तो वो क्या करेगा? अब जैसे मान लो हरियाणा में है तो वो क्या बोलेगा? हरियाणवी बोलेगा, ठीक है ना। अब ये तो क्या हो गई? भाषाएं हो गई। लेकिन सीमित क्षेत्र है, उसके अंदर जो बोली जाती है जो भाषा, स्थानीय भाषा, उसको हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जैसे कन्नौज के अंदर रहता है तो वो क्या बोलेगा? कन्नौजी बोलेगा। अब भोजपुरी एक क्या है? भोजपुरी एक क्या है? बोली है। मारवाड़ी क्या है? एक बोली है। मालवी क्या है? एक बोली है, ठीक है। अब खड़ी बोली क्या है? एक बोली है। तो इस प्रकार से सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली हमारी जो तीनों जिलों के अंदर, सीकर है, झुंझुनू और चूरू, उसके अंदर जो बोली जाती है वो है शेखावाटी। अब ये शेखावाटी क्या है? एक बोली है, न कि एक भाषा, क्योंकि ये एक स्थानीय भाषा है। स्थान के अनुसार जो भाषा आती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको स्थानीय भाषा को ही हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। अर्थात वो क्या है? अपने एक ये कह सकते हैं कि क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। उसके कुछ ऐसे आंचलिक शब्द होते हैं प्यारे बच्चों, जो क्या आते हैं? उसी अंचल में ही बोले जाते हैं, दूसरे अंचल में या क्षेत्र में उसको बोला नहीं जाता, ना उसको समझा जाता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि ये क्या है? एक बोली, अर्थात सीमित क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। अब बात करेंगे हम उपभाषा की। तो देखिए, उपभाषा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि बोली क्या है, अर्थात सीमित क्षेत्र में जो बोली जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं, स्थानीय। तो अब उपभाषा देखिए क्या होती है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर कोई बोली के अंतर्गत साहित्य रचना हो,
की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उपभाषा कहते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत आप बात करेंगे कि उपभाषा अर्थात बोली का किसी साहित्य के अंदर उसको लिखा जाए, उसको समझा जाए, उसको पढ़ा जाए, अगर वही भाषा क्या बन जाती है, बाद में वही बोली क्या बन जाती है, एक उपभाषा बन जाती है। क्योंकि भाषा नहीं होती, वो भाषा का रूप बहुत बड़ा होता है, उसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, उसका है ना रचना होती है वो ज़्यादातर है ना वो क्या होती है उस भाषा में की जाती है। जैसे इंग्लिश में की गई या राजस्थानी में की गई या मतलब हिंदी में की गई या और किसी भी लैंग्वेज गुजराती में की गई, तो वो तो क्या होती है एक भाषा होती है। लेकिन उनकी जो क्षेत्र विशेष की या सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली अगर कोई बोली है, उसको हमने क्या कर दिया साहित्य के अंदर रचना कर दी, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम उपभाषा कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उपभाषा पढ़ेंगे। अब बात करेंगे हम कि उपभाषा के अंदर कितनी भाषाएं आती हैं, उपभाषाएं कितने प्रकार की होती हैं। उपभाषाएं प्यारे बच्चों 5 प्रकार की होती हैं। पहली होती है पश्चिमी हिंदी। कौन सी होती है? पश्चिमी हिंदी। दूसरा होता है पूर्वी हिंदी। ठीक है, थर्ड क्या होता है? बिहारी हिंदी। फिर फोर्थ क्या होता है? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी। और अंत में जो हमारे राजस्थान की है, आपको पता ही इसमें भी हिंदी है, तो ये होता है राजस्थानी हिंदी। अब ये क्या है, सारी की सारी भाषाएं क्या हैं? उपभाषाएं हैं। उपभाषाओं का अभी मैंने आपको बताया है कि बोली के अंतर्गत साहित्य रचना की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं। कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, आपको पता ही है। पश्चिमी हिंदी के अंदर आपको पता है कि जैसे ब्रज भाषा है, वो ब्रज भाषा ये पश्चिमी हिंदी की है। ठीक है, फिर उसके बाद में खड़ी बोली है, ये भी इसी की है। ठीक है, फिर इसके अंदर बांगरू है, बांगरू का मतलब हरियाणवी, अब ये भी इसी के अंतर्गत आती है। फिर कन्नौजी है, ये भी इसी के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से पश्चिमी हिंदी के अंदर हम ये बात करेंगे, बांगरू है, बुंदेली है, कन्नौजी है, बुंदेली। अब ये अलग अलग क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं। अब ये सारी की सारी क्या है, ये क्या है अपनी ये पश्चिमी हिंदी के अंदर आती हैं। अब आता है दूसरा नंबर कि पूर्वी हिंदी के अंदर, पूर्वी हिंदी के अंदर अवधी भाषा है, बघेली भाषा है, भाषा नहीं, उपभाषा है इसको कहेंगे हम। अवधी बोली है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ी। अब ये सारी की सारी किसके अंतर्गत आती हैं? पूर्वी के अंतर्गत आती हैं ये बोलियां। फिर आता है कि इसके अंदर बिहारी हिंदी के अंदर, बिहारी के अंदर मगही एक है बोली, मगही एक है, मैथिली और एक है भोजपुरी, ये इसके अंतर्गत आती हैं। अब आता है पहाड़ के अंदर कि पहाड़ में कौन कौन सी बोली जाती हैं। अब पहाड़ों के अंदर आपको पता ही है कि जैसे मान लो कुमायूनी है, कुमायूनी, अब ये कुमायूनी है, ये एक बोली है। ठीक है, फिर है गढ़वाली, गढ़वाली, और फिर एक कुल्लू क्षेत्र के अंदर बोली जाती है, वो है कुल्लई। तो इस प्रकार से ये कौन सी बोलियां हैं? ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। फिर आता है अपना राजस्थान। अब राजस्थान के अंदर आपको पता ही है कि मालवी, फिर जयपुरी, फिर जिसको हम ढूंढाड़ी भी कहते हैं, जयपुरी को हम ढूंढाड़ी भी कहते हैं, निमाड़ी है, नीमच साइड की, ठीक है, निमाड़ी है, और फिर
इसके अंदर मालवी हो गया और जयपुरी हो गया, निमाड़ी हो गया, फिर मारवाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है वो क्या हो गया, मारवाड़ी हो गया। और फिर इसके अंतर्गत एक और आती है भीली, यानी कि जो कहाँ पर बोली जाती हैं, राजस्थान के मध्य प्रदेश और गुजरात का जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है उसके अंदर ये भीली भाषा बोली जाती है। तो ये सारी जो अभी हमने बात की हैं ये सारी प्यारे बच्चों क्या हैं, ये उपभाषाएं हैं। उपभाषा के 5 जो प्रकार मैंने बताए आपको, उपभाषाएं एवं बोलियां हैं, इसके अंदर ये उपभाषाएं हैं, ये इनके अंतर्गत क्या आती हैं, बोलियां आती हैं। तो इस प्रकार से उनकी बोलियां और ये जो पश्चिमी भाषा है, पूर्वी है, हिंदी है, बिहारी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, ये सारी क्या हैं, ये हमारी उपभाषाएं हैं। और इस साइड वाली ये क्या है, सारी की सारी बोलियां हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि उपभाषा वो होता है या वो होती है जो बोली के अंतर्गत साहित्य की रचना की जाती है। अब आपको पता है कि मैथिली के अंदर बहुत सारा साहित्य मिल जाएगा आपको, अवधी भाषा के अंदर बहुत सारा मिल जाएगा। अवधी भाषा का एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने रामचरितमानस ये जो ग्रंथ है वो कौन सी लैंग्वेज में है या उपभाषा में है, ये किस में है, तुलसीदास जी का रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि ये उपभाषाएं होती हैं, ये इनके अंतर्गत बोलियां आती हैं। और क्षेत्र आप अलग अलग आप अपनी पुस्तक में पढ़ करके देखें कि कौन कौन से क्षेत्र में ये बोली जाती हैं।